दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके YouTube चैनल में कैर एग्जाम। मैं आपके साथ विनय त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे पॉलिटी लेक्चर घटना चक्र के बुक के बारे में, जो कि आपके सीरीज आपका ये 6वां सीरीज है और समान अध्ययन है। और ये सभी चीज़ें जो बात हो रही हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और आपके साथ साथ इसके नोट्स भी कराए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के टॉपिक में शासन प्रणाली, जो कि शासन प्रणाली आपका कैसे और किस चीज़ को इसे कैसे लागू किया गया है। ठीक है, तो शासन प्रणाली से बात करने से पहले हम बात करेंगे राजतंत्र। राजतंत्र यह शासन का प्राचीनतम रूप है। क्या है राजतंत्र? शासन का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है, जो राजमुकुट धारण करता है। क्या करता है? तो राजमुकुट धारण करता है। वह अनुवांशिक उत्तराधिकारी के आधार पर पद ग्रहण करता है। मतलब कहने का मतलब है, राजतंत्र का मतलब राजा का बेटा राजा ही बनेगा, जिसे हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है या कुलीन भी कहा जाता है। ठीक है, और यह शासन मतलब कहने का मतलब एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी चीज़ें, पावर, जितने भी शक्तियाँ हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में सभी कुछ हो रहेंगी। इन्हें अगर कुछ अदर वर्ड में देखा जाए तो इन्हें तानाशाही भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। और यह ऐसा शासन है ना, यह एक ऐसा शासन है, शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है। मतलब इसमें एक ही व्यक्ति सभी चीज़ों को हैंडल करता है। वो अपनी, जिसे कह सकते हैं, ओवरऑल में कह सकते हैं अपनी मनमानी ही करेगा अगर एक व्यक्ति के शासन में होगा। ठीक है, जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है। किसके माध्यम से आसीन होता है? तो बल प्रयोग के माध्यम से आसीन होता है। ठीक है, और किसी भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी थे या किसी संस्था के प्रति। वो अपने दम पर उस चीज़ को, उस पद को प्राप्त किया है तो वो अपने ढंग से ही हर चीज़ों को करेगा। और वहीं अगर हम बात करें प्रजातंत्र की, तो वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय क्या है? प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र मतलब डेमोक्रेसी है। धातत्व यह है कि प्रजातंत्र वह विद्यमान होता है जहाँ जनता में सत्ता निहित होती है। कहाँ क्या होता है? जनता में सत्ता निहित होती है। ठीक है, और अर्थात जनता का संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातंत्र या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं, जिनमें प्रमुख हैं संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं संप्रभुत्व, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार का यह सत्ता। ये चार अगर आपसे पूछा जाए राज्य के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, तो चार है: संप्रभुत्व, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार या सत्ता। ये आप लाइन एकदम अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व क्या होता है? अगर अनिवार्य पूछे यानी कि उसका महत्वपूर्ण पूछ रहा है तो आपका याद रखिएगा संप्रभुत्ता अनिवार्य होती है। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 के पहले यह राज्य के रूप में हमारा देश संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था, बल्कि ब्रिटेन क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते। किसके द्वारा चुने हुए? तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते थे। यही बात की जाए संसदीय शासन प्रणाली की, तो मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। और इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। कौन सी विधि होती है? कौन होता है? तो संसद विधि की निर्माण की सुरक्षा संस्था होती है। एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति बहुमत तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप में बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक किसमें है? तो भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक, गणतंत्र और अध्यात्मक शासन प्रणाली में है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। किस प्रणाली के नाम से जानते हैं? तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली से। इसमें समस्त कार्यपालिका की शक्ति जो होती है ना, वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। किस में होती है? तो याद रखिए, अगर कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछा जाए तो कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है,
अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका का है। जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है। क्या नहीं भंग कर सकता है? तो विधायिका को भंग नहीं कर सकता है। अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है, राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों का चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र होती है। व्यवस्थापिका की जो नाम होता है ना, वो नाम मात्र होता है किसका? राष्ट्रपति का। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य क्या है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग क्या है? हम भारत के लोग। यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता एकमात्र स्रोत जनता है, जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सत्ता संचालन हेतु करती है। कौन करता है? तो हम भारत के लोग, मतलब जनता करती है। ठीक है, क्या करती है? निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु प्रतिनिधियों का करती है। ठीक है, अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है और भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्ति को संविधान में स्पष्ट विभाजित किया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान को परिसंघ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भारतीय संविधान को परिसंघ भी कहा जाता है। ठीक है, अगर ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी, तो ब्रिटेन को। ठीक है, और ब्रिटेन में परंपराओं के अनुसार आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, कठोर व लचीला भी है अपना संविधान। कौन सा? भारत का। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में कौन कौन से होते हैं? राज्यपाल का पद हो गया। अच्छा, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? तो राज्यपाल का पद आपका यूएसए से लिया गया। अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल हैं। भारत एक गणतंत्र है। भारत क्या है? एक गणतंत्र। अच्छा, गणतंत्र क्यों है? क्योंकि यहाँ जो राष्ट्रपति है ना, जो राष्ट्रपति है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से चुन के ही आते हैं। ठीक है, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन कर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वोच्च पद किसको दिया गया है? तो राष्ट्रपति को दिया गया है। निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। ठीक है, और यहीं अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन में क्या है? गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो है ना, वहाँ पे वंशानुक्रामक चलता हुआ आता है। यानी कि वहाँ का राजा का बेटा राजघराने का ही सारा चीज़ मतलब बनता है। कौन? जो उच्च पद है। ठीक है, भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्था में तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। क्या है? मूलतः संघात्मक है। वहीं पे केसी विहर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। कौन कहा है? केसी विहर ने। ठीक है, केसी विहर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। जी ऑस्टिन ने, किसने? जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। क्या कहा है? सहकारी संघवाद कहा है। और भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह किसका कथन है? तो सहकारी संघवाद। ठीक है, और जी ऑस्टिन का यह कथन है। ठीक है, और यह कथन किसका है? तो केसी वियर का है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर कहते हैं संविधान को संघात्मक के ढांचे को नहीं ढाला जा सकता है। यह बी आर अम्बेडकर रहेगा। अब हम बात करेंगे अपने प्रश्न कोश की, जो कि एमसीक्यू सारे क्वेश्चन होंगे। और बिना देर, और याद रखिएगा इन सभी चीज़ों का पीडीएफ आपके टेलीग्राम के कैरी एग्ज़ाम पे आप सर्च करिएगा, आपको वहाँ पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर के हुए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन ए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। ऑप्शन बी, एक निश्चित भूभाग में राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने निसर्गी अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका साधनों को सुरक्षित करने का अधिकार रखते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें राज्य शब्द का सर्वोत्तम परिभाषा पूछा है। सबसे बेस्ट, मतलब सबसे बढ़िया कह सकते हैं, वो आपको परिभाषा इसमें दे। बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपराओं और शासन व्यवस्था के साथ रहते हैं। एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रहा समाज जिसकी यह केंद्रीय प्राधिकारी और तथा केंद्रीय प्राधिकारियों से उत्तरदायित्व कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका ए होगा। ठीक है,
ए आंसर में क्या है, व्यक्ति का एक समुदाय है जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है, ठीक है, और जिसकी एक संगठित सरकार है। तो आपका राइट आंसर ए होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन आपके स्क्रीन पर। राज्य शब्द का राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य है एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवासी संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय में से है जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक एवं विदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व हैं व्यक्ति, जनसंख्या, सरकार, सत्ता, निर्धारित सीमांकन, भूभाग तथा संप्रभुता। जैसा आपको बता दिया गया कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। सबसे अगर इंपॉर्टेंट तत्व पूछा था तो याद रखिएगा संप्रभुता, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में संप्रभुता संबंध निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, राष्ट्रमंडल का सदस्य के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो आपका राइट आंसर इसका सिर्फ ए होगा, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो ठीक है, केवल 1 ए इज द राइट आंसर। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है। लोकतंत्रात्मक, ए, बी अध्यादेशात्मक, सी संसदात्मक और डी अर्धलोकतंत्रात्मक। या तो आपका राइट आंसर सी संसदात्मक हमारी प्रणाली है। और ये कहाँ से ली गई थी तो याद रखिएगा ब्रिटेन से यह लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। क्या होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिनमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन सी, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जाती है। ऑप्शन डी, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसका, तो राइट आंसर आपका बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, यानी कि राइट आंसर बी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में प्रारंभ हुआ। तो आपका राइट आंसर ब्रिटेन में, और यहीं से लिया भी गया है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्तमान संसदात्मक शासन स्वरूप जो अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यूके में परिलक्षित हुआ। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक में विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न क्या है। यहाँ पे न्यायिक पूर्वावलोकन हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो वहाँ पे यह चीज़ नहीं दिया गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पूर्वावलोकन की प्रणाली, अच्छा न्यायिक पूर्वावलोकन लिया कहाँ से गया है, जुडिशरी रिव्यू तो यूएसए से लिया गया था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यूएसए, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। तो ऑप्शन ए, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। तो ये आपका सही है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, बी, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता में संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा जाया जाती है। याद रखिए किसके तहत जाया जाती है, तो 75 के तहत ये चीज़ 145 के तहत जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यानी कि ए बी दोनों सही है। तो हम इसके एक्सप्लेनेशन देखें। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुत्व के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वहाँ संसद की सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है जो किसी विधि या सृजन किसी विधि का समापन कर सकती है। दूसरी ओर बात की जाए तो भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार है यानी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट है की व्यवस्था है जिसके तहत संसद के विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। जैसे केशवानंद भारती 1973 की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया गया है तथापि यह भी निर्धारित किया गया संविधान की मूल संरचना
के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपना कथन 1 सही है, कथन 2 भी सही है, क्योंकि 145(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या है चाहेगा तो उस चीज़ को उसकी न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकता है। तो इस तरह आपका दोनों सही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो अध्यासनात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज, बी संसदीय पद्धति की सरकार, सी संघीय नीति और डी राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। तो आपका विशेषता नहीं है राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, यह राजनीतिक पद्धति के बारे में नहीं कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन ए लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, ऑप्शन बी संसद संविधान की संशोधन कर सकती है, राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अगर इसमें से उचित आंसर देखा जाए तो ये सही है, डी मंत्रिपरिषद जो है ना वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अच्छा किस में आर्टिकल में दिया गया? तो 75(3) में दिया गया। ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, बी यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और अधिक दक्ष है, सी कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहती है और डी सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के लिए बिना नहीं बदला जा सकता है। तो आपका राइट आंसर इसका क्या होगा? सी कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? ऑप्शन ए अगर 1 की बात की जाए तो मंत्रिमंडल के सदस्य में संसद के सदस्य होते हैं, और 2 की बात की जाए जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। यानी कि आपका ये तीनों में से सिर्फ आंसर ए और बी सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है और सी थर्ड गलत है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन अनुच्छेद इसके एक्सप्लेनेशन पे देख लेते हैं। 75(5) अनुच्छेद 75(5) में उल्लेखित है कि मंत्री बिना संसद के सदस्य बने नहीं। याद रखिएगा, मंत्री जो है ना वो संसद के सदस्य तो बन सकते हैं लेकिन मात्र 6 महीने तक बन सकते हैं। अगर 6 महीने के अंदर में वह अगर किसी भी संसद से किसी भी संसदीय मतलब क्या होते हैं किसी भी संसद सदस्य बनते हैं, वो चाहे राज्यसभा से सदस्य बन जाए, चाहे लोकसभा सदस्य बन जाए, मतलब किसी से भी सदस्य 6 महीने के अंदर बनते हैं तो 6 महीने के बाद वह पद पर बने रहेंगे, अर्थात नहीं बने रहेंगे। ठीक है, मंत्रिमंडल के लिए सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 75(3) में इस बात को कहा गया है। तो इस तरह हम ये बात कह सकते हैं। अच्छा, लोकसभा संसद का भाग है और भारत के राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित से कौन सा वक्तव्य सही है? तो कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होती है, ऑप्शन बी विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही होती है, ऑप्शन सी विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, ऑप्शन डी राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो आपका राइट होगा एक से अधिक है, तो डी ई होगा इसका राइट आंसर। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। शासन प्रणाली की समानता दो पद्धतियाँ होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती हैं तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों के न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ई सही है। निम्नलिखित कथनों में से एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप सरकार के अंतर्निहित सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने का व्यवस्था जिसके उत्तरदायी जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना। बी ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व
दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। डी, उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता के नियंत्रण हशो हो। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? तो सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक कार्य विधि। तो आपका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। तो इसका राष्ट्रपति के तो किसके होती है? तो राष्ट्रपति में होती है। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में राजनीतिक व्यवस्था में मूलभूत लक्षण क्या है? ऑप्शन ए, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान है। तो हम इसको ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 4 कह सकते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। 2, भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। 3, भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो हम इसका डी, इसका भी आंसर सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो सत्तावादी सरकार भारतीय राजतंत्र की नहीं है। ठीक है, भारतीय शासन प्रणाली में संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यह गणतंत्र है ना कि राजतंत्र है। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधित्व का निर्वाचन करके संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यह सत्तावादी सरकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र सरकार राज्य सरकार को प्राधिकार को प्राप्त करता है। पहला ए, भारतीय संविधान से, दूसरा भारत के राष्ट्रपति से, तीसरा भारत के प्रधानमंत्री से और चौथा भारत के राष्ट्रपति से, संसद से। तो राइट आंसर होगा कोई भी अगर सरकार, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, भारतीय संविधान से अपने प्राधिकारियों को प्राप्त करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? ए, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधित्व सरकार। बी, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हों। सी, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हों। डी, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं पर परिबद्ध हो। तो राइट आंसर डी इज द राइट आंसर, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं में परिबद्ध हो। अब हम बात करेंगे पॉइंट 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड पर उस पर अभिकथन क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत के एक अपना संविधान देश है। तो राइट आंसर बी होगा। ए और आर दोनों सही, लेकिन आर जो है ना वह ए के सही व्याख्या नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका परिणाम संविधान की उद्देशिका में प्रारंभिक शब्दों में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए से दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हम इसलिए कह सकते हैं कि ये चीज़ें हैं। 24, निम्न से कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर आपका लाल फीताशाही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? सिंपल सी बात है, अगर कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हैं तो जो पिछले वर्ग के हैं, मतलब कमजोर वर्ग के हैं, उनके कल्याण का प्रबंधन करना, मतलब उनको अपर लेवल पर लाने की कोशिश करना एक तरह से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम बात करें, राज्य हर जगह है और यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। तो यह वक्तव्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति का व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं को संदर्भित होकर कार्य करती है। ठीक है, और यह मात्र शांति बनाए रखना और विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं का उपलब्ध कराने का ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता है। जनता द्वारा चुने हुए सरकार को ही
शासन करने का मौका मिलता है। ठीक है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग, साथ ही भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो कौन सा तत्व है आधारभूत तत्व? तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो राइट आंसर आपका बी, एकल कार्यपालिका। ठीक है, राइट आंसर बी होगा आपका एकल कार्यपालिका। अब इसमें आध्यात्मिक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका, इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा सही आध्यात्मात्मक क्या है प्रणाली की विशेषता है? तो ए, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। बी, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। सी, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। डी, उपरोक्त वर्णित सभी तथ्य सही हैं। तो आपका राइट आंसर डी होगा, सभी तथ्य सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो यूएसए में हुआ था। ठीक है, अब हम बात करेंगे 33, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है या मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो राइट आंसर आपका सी होगा, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जैसे हर 5 साल में अगर जनता के द्वारा चुने हुए सरकार अगर कोई काम या उनके वेलफेयर के लिए कोई अच्छा नहीं कर रही है, तो जनता को 5 साल बाद मौका मिलता है कि अपने प्रतिनिधियों को बदल कर एक नए शासन का गठन करें। ठीक है, 34, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। ऑप्शन ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं को बुद्धि और चरित्र को। ऑप्शन बी, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने की पद्धति को। और ऑप्शन सी, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एवं बेहतर व्यक्ति को। ऑप्शन डी, समर्पित दलीय कार्यकर्ता के समूह को। तो आपका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। 35, भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत की वंशानुगत शासन नहीं है। तो याद रखिए, गणतंत्र का मतलब है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता, मतलब गणतंत्र का मतलब है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ व्यक्ति होगा, शासन करेगा। ठीक है, तो यहाँ गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्रपति का प्रधान निर्वाचित होता है, चाहे वो अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, वंशानुगत नहीं होता है। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो गणतंत्र नहीं है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित क्या है? तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। राज्य का क्या होता है? अध्यक्ष निर्वाचित। 7, निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन ए, संविधान लिखित और अनम्य है। न्यायपालिका स्वतंत्र है। ऑप्शन सी, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। और ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच का शक्तियों का वितरण। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यानी कि याद रखिएगा, किसके आधार पर जाना जाता है? तो राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर हम जानते हैं कि संघात्मक है कि एकात्मक है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। अच्छा, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान आपको बताया गया था कठोर और लचीला दोनों, यानी कि ना तो कठोर है ना तो लचीला। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये होगा असत्य कठोर और असंत लचीला, यानी कि ना कठोर कह सकते हैं ना लचीला ही कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर बिंदु आपको पहले भी बता चुका गया था। इसका क्वेश्चन का होगा न्यायिक समीक्षा अंतर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बात करेंगे 40 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान में संघीय प्रणाली का प्रावधान है, कारण उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो आपका आंसर इसका होगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि ए और आर सही है, परंतु आर जो है ना वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का स्पष्टतः
विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आर ए आर दोनों सही हैं लेकिन कारण नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण क्या है? भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो इसके उत्तर क्या होंगे, आंसर क्या होंगे आपके? आंसर होंगे सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं व्याख्या जैसा ऊपर दिया गया है, एक्सप्लेनेशन बताया गया सेम है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। बी, संघ की विधायिका के संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं। सी, केंद्रित मंत्रिमंडल के क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व हो सकते हैं। डी, मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। तो आपका राइट आंसर इसका क्या होगा? ए, न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र एवं सुरक्षित है, स्वतंत्र सुरक्षित है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र तथा राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, बिल्कुल ये है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी है। कौन सा नहीं है? एकहरी नागरिकता, ये नहीं है। ठीक है, तो आपका सी जो है राइट आंसर है। नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में क्या है? लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, केंद्र तथा राज्यों के में शक्तियों का वितरण है, न्यायपालिका की स्वच्छता है, क्या बोलते हैं, सर्वोच्चता है एवं स्वतंत्रता है, द्विसदनी है, विधानमंडल आदि है। जबकि एकात्मक लक्षणों में अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जाता है। यह सब क्या है? एकात्मक लक्षण है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 44, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं इसमें? तो आपका ऑप्शन ए लिखित संविधान, ठीक है, ऑप्शन ए लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर फोर्थ, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधेयकों द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति, और लास्ट वन आपका होगा संवैधानिक संकट, यानी कि आप बोल सकते हैं आपातकाल। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो कौन सा एकात्मक तत्व है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका होगा सेकंड, यानी कि राज्यपालों की नियुक्ति, और थर्ड आपका हो गया राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, फिफ्थ हो गया आपका अखिल भारतीय सेवाएं। जब क्या है? संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं। ठीक है, अब बाकी आपका जो बच रहे हैं वो क्या है? एकात्मक नहीं है, आपके क्या है? वो संघात्मक हैं। ठीक है, कौन कौन है संघात्मक? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, न्यायिक पूर्वालोकन, ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, यानी कि इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? बी। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भारत में संघीय व्यवस्था में संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन एक, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। 2, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। 3, दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभुत्व संपन्न है। और 4, विधायिकी, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा और उसकी इकाइयों के मध्य जो विभाजित कर दी जाती है, यानी कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर से बी होगा, यानी एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। और एक आपका होगा सेकंड, एकात्मक झुकाव और उसमें सशक्त मिश्रण है। तो आपका राइट आंसर 1 और मतलब 1 और 2 दोनों सही हैं। तो आपका राइट आंसर होगा बी। अब बात करें नेक्स्ट 47, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। बिल्कुल सही। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। बी, दोनों ए आर सत्य हैं परंतु आर जो है ना वो ए का मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ये होगा कि दोनों ए आर सत्य है तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। तो आपका राइट आंसर ए होगा।
अब हम इसके कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत एक राष्ट्रपति परोक्षतः अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। परोक्षतः मतलब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है, जिसमें कोई अनुवांशिक शासक नहीं होता, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है। तथा राज्य के ये निर्वाचित होकर आते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, निर्वाचित होकर राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राज्य के सभी पदाधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और इसके स्पष्टीकरण भी सही हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। राजनीतिक जो दल है ना वो लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। कारण क्या है, लोग खराब शासन के लिए समांतर राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो ए आर दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण है आर का, ए का। क्या ये सही है? तो आप देखते हैं नेक्स्ट आपका ऑप्शन बी, ए आर दोनों सही है किंतु आर सही का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक है। तो इसके साथ हम कह सकते हैं इसमें ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ना वो सही स्पष्टीकरण है ए का। यानी कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं और लोग खराब शासन के लिए समांतर राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो सी और डी, यानी कि महात्मा गांधी और विजय प्रकाश नारायण, ठीक है। ये दोनों लोगों ने समर्थन किया। क्या है? दलीय व्यवस्था दोषों के कारण दल विहीन लोकतांत्रिक एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की संघात्मक रचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधता में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। कारण विविधताओं के सम्मिलन में एक सशक्त ना कमजोर की भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हो। ए जो है ना वो गलत है और आर सत्य है। ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी होगा। ए आर दोनों अपने आप में सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि आप राइट आंसर बी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए है और दूसरा जो है वो कारण आर है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतर एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। तो इसका और आर क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो आप इसमें आंसर क्या देंगे? ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, वही है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है और ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए आर दोनों सही हैं और आर जो ए का है वो सही व्याख्या करता है, ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में की प्रकृति मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं काल से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित है। स्पष्ट इस कथन को हम कह सकते हैं कि ए और दोनों सही है और उसका व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 52, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो ए आर सत्य है मगर आर जो है ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है, ठीक है। और बी दोनों ए आर सत्य हैं परंतु आर जो है ना ए का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50, इसके कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महिलाएं, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान तथा गरिमा को बढ़ाता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर ए दोनों सही हैं और आर जो है ना इसकी सही व्याख्या कर रहा है। भारतीय संविधान में बृहत होने के कारण क्या है? तो बृहत होने के कारण क्या है? इसमें अनेक संविधान के अनुबंध समाष्टि हैं। इसमें विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान है। सी या बड़े देश के शासन से संबंधित। डी यह संघ और राज्य को। इसमें आयोग ने इसका सही उत्तर नहीं दिया, बस एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके बृहत होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपयुक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप बृहत्कार है। हो सकता है सभी विकल्पों में यह सत्य नहीं है कि बल्कि सभी सत्य हैं, तो ये बोल सकते हैं आप, ठीक है। चारों सही है, ठीक है। ऑल ऑफ द एबव दिया होता तो आप सही कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है।
फ्रांस में संघीय सरकार की संघीय प्रणाली है और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ठीक है, ये आपका ए आंसर इज राइट आंसर। हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया, किंतु संविधान कर्तव्य प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणाली का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण के लिए मूल रूप संघीय संविधान है और ऐसा मानना ज़्यादा उचित है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज पद्धति की विशेषता नहीं है? ए, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। बी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। सी, संघबद्ध होने की इकाइयों के राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या और डी है, एक संघबद्ध होने की इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो 55 का आंसर डी होगा, यह संघबद्ध होने की इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। यह भारतीय संघ राज पद्धति की विशेषता नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन आपके स्क्रीन पर। भारतीय संघ राज पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सुरक्षितता, ठीक है, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनी विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि शामिल है। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है तथा भारतीय संघ में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज द भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अथवा विकल्प डी, संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यह अमेरिका संघवाद की विशेषता है। ठीक है, वहाँ पे है कि अगर राज्य चाहें तो अलग हो सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से ए और 2 कारण बताइए। भारतीय संघवाद व्यवस्था को अर्ध संघवाद कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिससे न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी क्या कर सकते हैं, पूर्वावलोकन कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा? तो ए और आर दोनों सही है। आर और ए का सही व्याख्या करता है बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ना ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर आपके स्क्रीन पर, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो बी होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ना ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। सही उत्तर का आप चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं, आर और ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, आर ए गलत है और आर सही है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? ए तथा आर दोनों सही हैं और आर जो है ना ए की सही व्याख्या है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना ही एकात्मक है। तो ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन पर। भारत में संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघी कहा गया है। इसे परिसंघी किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थन भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघी किंतु भावना में एकात्मक, समान स्थिति में परिसंघी किंतु आपात स्थिति के आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। भारतीय संविधान में संघात्मक है, परंतु इसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल है और मत का समर्थन संविधानविद दुर्गादास बासु भी करते हैं। वस्तुतः भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूर्णतः एकात्मक, इसी कारण अर्ध संघात्मक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में संघी किंतु भावना में एकात्मक। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संघवाद में सहकारी संघवाद किसने कहा? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? जी ऑस्टिन। आपको नोट्स में ये बताया गया है। ठीक है, अब किसने कहा कि भारत अर्ध संघात्मक है? तो आपका राइट आंसर केसी व्हीयर ने कहा। ठीक है, ये भी नोट्स में आपको बताया गया है। अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा? तो केसी व्हीयर ने कहा। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये भी केसी व्हीयर का कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में किसका कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे से नहीं ढाला जा सकता? बी आर अम्बेडकर का। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? तो हर्बर्ट साइमन ने। ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 64, विधि एवं संवैधानिकता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए, यदि विधियाँ अधिक होती हैं तो संवैधानिकता कम होती है, यदि विधि नहीं है तो संवैधानिकता भी नहीं है, यदि संवैधानिकता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो संवैधानिकता के लिए खतरा हो सकता है। तो आपका 64 का आंसर बी, यह विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, स्वाधीनता भी नहीं है। यह विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मत सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि का पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। कहते हैं कि जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर फ्रेडल डब्ल्यू रिगस के अनुसार यह विकास का प्रशासन से संबंधित है। विकास प्रशासन की अवधारणा को फ्रेडल डब्ल्यू रिगस संबंधित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने में संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो आपका डी होगा आंसर, हेनरी फेयोल। ठीक है। और इसके हम आंसर देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। भारतीय प्रशासनिक चिंतक हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया और इसके अनुसार जब हमारे सामने अनेक प्रकार की प्रशासन विज्ञान नहीं है अपितु केवल एक ही प्रसारण है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। तो किसके द्वारा था ये? हेनरी फेयोल के। क्वेश्चन नंबर 67, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसका था? तो यह कथन आपके किसके थे? तो आपका पहला होगा एल.डी. वाइट द्वारा, अलेक्जेंडर पोप द्वारा, डब्ल्यू.बी. डानमन द्वारा, एडमंड। तो इसका आंसर होगा डब्ल्यू.डी. डानमन द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, गणतंत्री अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? तो कौन एक नहीं है? तो सर्वोच्च शक्ति का एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो ऐसा नहीं है गणतंत्र में। ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना गया है? शक्तियों का परिसीमन, विधि की समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक का अधिकार। तो आप ऐसा कह सकते हैं, शक्तियों का परिसीमन, विधि के समता और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, यानी कि आपका ए, बी एंड 4 ये आपका सही आंसर कौन सा है? सी। ठीक है। आपका राइट आंसर सी होगा। प्रोफेसर डायसी 1885 में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन में निम्न 3 लक्षण होते हैं। पहला, विधि की सर्वोपरिता। इसका तात्पर्य है कि विधि सर्वोच्च जो विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छा चरित्र का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। ठीक है। ये आपके किसने कहा है? तो प्रोफेसर डायसी ने कहा है। और विधि के समता अर्थात विधि के लिए सभी समान है, कोई भी विधि से ऊपर नहीं है, मतलब कानून से ऊपर किसी को नहीं माना गया है। विधि भावना की प्रबलता, इसका तात्पर्य संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रता का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है, अतः स्पष्ट विकल्प सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कथनों का विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित के व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, यानी कि फर्स्ट कहते हैं, और सेकंड जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाते हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? बी, केवल 2 जो व्यक्ति स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हैं, यानी कि एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। आपका बी राइट आंसर है। संवैधानिक सरकार
में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुश सत्ता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। यह एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? ए, विधानमंडल द्वारा सरकार, बी, लोकप्रिय सरकार, सी, बहुदलीय सरकार और सी, डी, सीमित सरकार। तो आपका राइट आंसर डी, सीमित सरकार होगा। क्वेश्चन नंबर, इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं इसके तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा यह संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाती हैं। यह सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, राज्य व्यवस्था में संदर्भ में निम्नलिखित में किसका एक आप स्वतंत्रता सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या क्या करते हैं रूप में स्वीकार करेंगे? तो अगर हम बात करें, ए, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, बी, नियंत्रण का अभाव, सी, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर और डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का ऑप्शन। तो राइट आंसर डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का ऑप्शन क्या है? अवसर है। अब इसके हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति या बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्मा अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावना को विकसित करना, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलुओं हैं, परंतु यह पूर्णतः एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं है करते हैं। वस्तुतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पर उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगते हैं। नियंत्रण का अभाव एवं इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर के अंतर्गत किए गए कार्य यदि दूसरों पर असर डालते हैं तो इस या इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं तो उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है। वहीं हम बात करें स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिनमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास करते हैं। इसका अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत, अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 73, समाज में समानता होने का एक निर्धारक मतलब क्या योग्यता है उसकी? तो विशेषाधिकार का अभाव, अवरोधों का अभाव, प्रतिस्पर्धा का अभाव, विचारधारा का अभाव। तो राइट आंसर विशेषाधिकारों का अभाव। समानता का सामान्य अर्थ हुआ कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है कि अतः समाज में समानता होने का एक निरर्थकता ये निर्धारित है कि इस तरह से आप चीज़ों को विशेषाधिकार का अभाव है। 74, भारत एक अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं में 20 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का समान है? फर्स्ट, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। सेकंड, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। थर्ड, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। और फोर्थ, उच्च सदन कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो ए केवल थर्ड, राष्ट्रपति के पास क्या है? पॉकेट वीटो पावर की शक्ति है, यानी कि शक्ति है। आपका राइट आंसर सी होगा, थर्ड होगा। अब इसके में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही सकारात्मक या नकारात्मक ना करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो का शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि इससे विधेयक पर कोई कार्रवाई ना किए जाने की स्थिति में 10 दिन से विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु किसी भी समयावधि का उल्लेख नहीं है। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषताओं ही समान है। बस भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास तथा अमेरिका में राज्यों के पास हैं। अमेरिका के उच्च सदन किसी भी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अतः विकल्प ये अवशिष्ट उत्तर है। ठीक है, केवल थर्ड इज राइट आंसर। दूसरे शब्दों में दूसरे प्रशासनिक आयोग के
कौन से प्रतिवेदन भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? शासन में नैतिकता, बी नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन के केंद्र बिंदु, ई शासन को बढ़ावा, स्थानीय शासन। तो आपका राइट आंसर इसमें बी होगा, नागरिक केंद्रित प्रशासन और शासन का केंद्र बिंदु। यानी कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिक केंद्रित प्रशासन रेशियो, शासन का केंद्र बिंदुत्व में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है। सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संघवाद के विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करते हुए निम्नलिखित में किन संस्थाओं का आवश्यक माना गया है? तो अंतर्राज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, बी वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, सी एकल न्यायिक व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर डी उपयुक्त सभी। अब इसके हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु उपयुक्त सभी संस्थाओं को आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल नागरिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित करते हैं, जिससे संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद का उल्लेख है। राज्यों के पास अथवा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाता है। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्यों राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो निम्नलिखित में से किसे दशक के भारत को संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर घिसकी? तो 1960 के दशक में, 1970, 1980। तो राइट आंसर 1980 के दशक में क्या होगा इसका? केंद्रीयता से संघवाद की ओर घिसकी। कब? 1980 के दशक में। यद्यपि 1960 से 70 के दशक में देश के विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था और कुछ राज्य कांग्रेस से हाथ से निकल भी गए थे, परंतु वास्तव में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक में घिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस की पार्टी बहुमत नहीं रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1980 के दशक में संघात्मक व्यवस्था केंद्र से संघवाद की ओर घिसकी। और इसी के साथ हमारा यह सीरीज शासन प्रणाली समाप्त होता हुआ और ये सारी जितने भी प्री क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए गए हैं। और आई होप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे और हमारे टेलीग्राम से कैरी एग्ज़ाम से जुड़िए और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप फैला देंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।